हेलो बच्चों, एसएल अरोड़ा बुक्स है करंट इलेक्ट्रिसिटी जो कि चैप्टर नंबर 3 है। इसका नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 18। इससे पहले जितना भी कुछ है थियोरेटिकल पार्ट वो सारा का सारा कवर हो चुका है। अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देख रखी है तो प्लेलिस्ट को विजिट कर लो, है ना। 12th फिजिक्स फ्रॉम एसएल अरोड़ा सब कुछ दे रखा है उसके अंदर, तो आप जाकर देख सकते हैं। और हो ये सकता है कि आने वाले टाइम में मैं ये कर सकता हूँ कि हर एक चैप्टर की अपनी एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट बना दूँ थ्योरी की। ठीक है भाई, अभी फिलहाल मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके अंदर आप जाकर देख सकते हैं। अब पढ़ने वाले हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल क्या होती है, उसको पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और साथ में फिर हम ये देखेंगे कि मैक्सिमम करंट फ्लो की क्या कंडीशन है, जैसे कि इससे पिछले वाले लेक्चर्स में मैं देख चुका हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल। तो इसमें क्या करना होता है, लेट अस सपोज कि मैं एक ही रीडिंग का सेल कनेक्ट करने वाला हूँ। मिक्स्ड ग्रुपिंग में कैसे करते हैं, सीरीज तो आपको पता है, पैरेलल आपको पता है, लेकिन मिक्स्ड ग्रुपिंग क्या है। तो मिक्स में ये होता है कि उसमें सीरीज भी होगा और पैरेलल भी होगा, तो ये मिक्स्ड ग्रुपिंग हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से होती है। लेट अस सपोज कि मेरे पास बहुत सारे सेल हैं जिनका पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव टर्मिनल ये, पॉजिटिव ये, नेगेटिव ये इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ। और मैंने इस तरह के हर एक रो के अंदर बहुत सारे सेल कनेक्ट किए हुए हैं, बहुत सारे सेल। क्योंकि मैं मिक्स ग्रुपिंग पढ़ रहा हूं तो लेट अस सपोज कि मैंने एक पूरी की पूरी ब्रांच ये बना दी, इसके अंदर n सेल हैं। कितने हैं? n सेल्स। ठीक है, इसी तरह की मैंने एक ब्रांच ये बना दी, सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर, कुछ नहीं करना, सेम रखना बिल्कुल। और इसके अंदर भी कितने सेल हैं? n सेल हैं। और मैंने ऐसी ही ब्रांचें बहुत सारी बना रखी हैं। कितनी ब्रांचें बना रखी हैं बता देता हूं। लेट अस सपोज कि मैंने m ब्रांचें बना रखी हैं, m ब्रांचेस। समझ में आ गया? अब आपको हर एक ब्रांच को जोड़ देना इस तरह से। इसको पूरा करते हैं, ये कहीं यहां जाकर कनेक्ट होगी, तो मैंने जोड़ दिया। तो देखो हर एक ब्रांच आपने ले ली और हर एक ब्रांच के अंदर n सेल लगे हुए हैं और ऐसी ऐसी m ब्रांचेस हैं, और आपने इनको कनेक्ट कर दिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जिसको आपने कैपिटल R यहाँ पर कह रखा है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ कि इसका EMF R है, इंटरनल रेजिस्टेंस E स्मॉल, कैपिटल E इसका EMF हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। इसी तरीके से इसका भी EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। ठीक है भाई, ऐसी आपने यहाँ पर m ब्रांचेस ले रखी हैं, इट मीन्स m टाइम्स लगा रखी हैं आपने ये सारी की सारी ब्रांचेस। ठीक है, ये भी EMF E है, R E R E R। ठीक है भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसको बोर्ड में आ जाए तो आपको क्या करना, सबसे पहले ये डायग्राम बना देना। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बनाना, बिना इसके कुछ नहीं कर सकते। तो इसकी थोड़ी सी तारीफ लिख दो यहाँ को। लेट अस सपोज सेल्स ऑफ EMF E एंड इंटरनल, ये वाली बात बोलना चाह रहे हो आप, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r are connected in series and then these branches connected in parallel। ये वाली बात आप लिखना चाह रहे हो कि आपने सीरीज में कनेक्ट किए। लेट अस सपोज सेल्स ऑफ EMF E and internal resistance small r connected in series, then these branches are connected in, ये वाली बात देखो, are connected in parallel। बस आपने ही लिखा, इसको आप अपनी तरह से लिख सकते हैं, मेरी तरह से लिख सकते हैं, बुक की तरह से लिख सकते हैं, और नया नया तरीका सोच लो लिखने का। इसको कोई टफ नहीं है। टेक्निकल चीज़ आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, बाकी सब कुछ गलत हो जाए, टेक्निकल चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल सही होना चाहिए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे कि आपको पता है
भाई स्टेप बाय स्टेप मार्किंग है, तो आपको लिखने के भी मार्क्स मिलते हैं, डायग्राम बनाने के भी मार्क्स मिलते हैं, और जो आप मैथमेटिकल पोर्शन सॉल्व करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके ही मार्क्स मिलते हैं। तो आप अच्छा लिखें जैसा आपको समझ में आए। आप इसमें ये लिख दोगे कि भाई n सेल्स हैं जिनको सीरीज में कनेक्ट किया गया और ऐसी ऐसी m ब्रांचेस है जिनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया, तो वो और भी सही हो जाएगा। अपनी अपनी भाई पसंद है, आप जैसा चाहो वैसे लिख लो। अब बात कर लेते हैं कि एक ब्रांच का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r एक सेल का दे रखा है, तो बताओ n ब्रांच मतलब एक ब्रांच का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो इसकी बात कर लेते हैं। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन ब्रांच कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। लेट अस सपोज कि आपने इसको r डैश कह रखा हो, लिख दो बीच में से, हमने कह दिया, और ये कितना हो जाएगा, r ये है, जुड़ जाते हैं, r प्लस r 2r प्लस 3r प्लस 4r, ऐसे कितने लगे हुए हैं, बहुत सारे लगे हुए हैं, r प्लस r प्लस r प्लस डैट डैट डैश, कहाँ तक है ये n टाइम्स। तो जब आपको पता है r प्लस r 2r प्लस 3r प्लस 4r प्लस 5r ऐसी n है, तो ये कितना हो जाएगा nr। तो ये आया है वन ब्रांच का जो इंटरनल रेजिस्टेंस आया है वो कितना आया है n इंटू r। अब ऐसी ये पैरेलल में m ब्रांचेस लगी हुई हैं, और आपको पता है अब जब आप पैरेलल में निकालने के लिए जाते हो तो कैसे निकालते हो, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस आया है nr, तो नीचे वाली ब्रांच का भी कितना आ जाएगा nr, उससे नीचे वाली का भी क्या आ जाएगा nr। तो nr ये बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ये बहुत सारी ब्रांचेस हैं। अब उन सारी ब्रांचेस का जब आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, आपको पता है भाई, आपको पता है कि आपके पास ये nr है, ये nr है और ये nr है, और पैरेलल में लगे हुए हैं। तो जब दो nr लगे हुए होते हैं तो nr अपॉन 2 कह देते हो, 3 लगे हुए होते हैं तो nr अपॉन 3 कह देते हो, nr अपॉन 4, nr अपॉन 5। लेकिन ऐसी ब्रांच लगी हुई है m, तो हमारे पास नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा nr अपॉन m, जितनी ब्रांच हैं उतने से डिवाइड। अगर नहीं आया समझ में तो कोई बात नहीं भाई, मिटाओ इसको। अब हम क्या कहेंगे, मेरे पास दूसरा तरीका भी है, मैं ये कहूँगा देयर आर m such branches connected in parallel। ऐसी m ब्रांचेस हैं जो पैरेलल में कनेक्ट हैं। तब जब पैरेलल में कनेक्ट है तब आपको निकालना कैसा होता है, आपको इक्विवेलेंट चाहिए, तो r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा, पैरेलल में आप ऐसे तो निकालते हो, ये 1 अपॉन r nr प्लस 1 अपॉन nr प्लस 1 अपॉन nr प्लस डैट डैश, कहाँ तक भाई m टाइम्स, यही तो है। बस सॉल्व कर लो इसको। 1 अपॉन r इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट किसका है, जितने भी आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका इक्विवेलेंट है, तो 1 अपॉन r इक्विवेलेंट। अब बताओ 1 अपॉन nr 1 अपॉन nr 1 अपॉन nr कितना हो जाएगा, m अपॉन nr। देख लो, अगर मेरे पास 1 अपॉन nr प्लस 1 अपॉन nr है तो आप इसको क्या कहोगे 2 अपॉन nr। अगर मैं कहता 1 अपॉन nr प्लस 1 अपॉन nr प्लस 1 अपॉन nr तो आप क्या कहते 3 अपॉन nr। अब मैं ऐसे कहते कह दूं कि भाई m है, तो आप कह दोगे m अपॉन nr। ठीक है, तो वही लिख रखा मैंने m अपॉन nr। तो यहाँ से चाहिए आपको r इक्विवेलेंट, वो कितना हो जाएगा nr अपॉन m। बस ये आपके पास ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आ चुका है। देखिएगा आपको करना क्या होता है, आपको हमेशा यही करना होता है कि जो आपके पास सर्किट डायग्राम है मिक्स्ड ग्रुपिंग का, इसको हटा करके कोई एक सिंपल सा सर्किट बन जाए। तो हटा करके सिंपल सा सर्किट कैसे बनेगा, सिंपल का सर्किट का मतलब ये है कि जितना भी आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस आया वो आपका R इक्विवेलेंट कहलाएगा, R इक्विवेलेंट कहलाएगा, और जितना भी EMF आया वो आपका E इक्विवेलेंट कहलाएगा। तो हम E इक्विवेलेंट का और R इक्विवेलेंट का एक सेल मान सकते हैं। ठीक है भाई, तो उसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपने R इक्विवेलेंट देख लिया, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट बिल्कुल देख लिया आपने। उसी तरीके से आप EMF का जरा इक्विवेलेंट देखो। अब आपको पता है सीरीज में EMF क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं।
तो एक ब्रांच का ईएमएफ कितना होगा, ई प्लस ई प्लस ई, तो भाई जुड़ जाएंगे सब के सब। तो इसको यहाँ दिखा देते हैं। ये वाली बात पूरी होने के साथ साथ आप ये दिखाते हो क्या, ईएमएफ ऑफ एनी ब्रांच, किसी भी ब्रांच का आप ईएमएफ निकालोगे तो क्या करोगे, ई प्लस ई प्लस ई प्लस डैश डैश डैश, कहाँ तक है ये, एन टाइम्स। भाई जाहिर सी बात है, देखो ई प्लस ई डैश 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 कहाँ तक है ये, एन टाइम्स। एन टाइम्स क्योंकि एन लगे हुए हैं, तो जरा मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एन इंटू ई, क्योंकि ई प्लस ई 2e, ई प्लस ई 3e, ऐसे करते करते एन है, तो ई प्लस ई एन तक क्या हो जाएगा, एन ई। भाई आपसे कहूँ कि मैं 1 रुपया प्लस 1 रुपया प्लस 1 रुपया कितने हो गए, 3 रुपये। ऐसे करते कह दूँ 5 बार लिख दूँ इसे मैं, तो आप कहोगे 5 रुपये, 10 बार लिख दूँ 10 रुपये, और एन बार लिख दूँ तो एन रुपये। ठीक है, ये वाली बात थी। तो यहाँ से हमारे पास ई प्लस ई एन टाइम से तो ये हो जाएगा एन ई, तो आपने लिख दिया एन ई। तो ये ईएमएफ ऑफ एनी ब्रांच है। तो हर एक ब्रांच का जो ईएमएफ आएगा, क्योंकि सारा का सारा खेल सेम है, ऊपर भाई आपके पास जितने भी ईएमएफ लगे हुए हैं सब सेम है, नीचे भी सेम है, तो सबका ईएमएफ जो होगा नेट वो कितना हो जाएगा, एन ई, इसका भी एन ई, और ऐसे ही बहुत सारे लग जाएंगे। अब बताओ ये सारे के सारे पैरेलल में लगे हुए हैं, तो पैरेलल में ईएमएफ क्या होती है, चेंज नहीं होती है। तो ईएमएफ जब आपने सेम लगा रखी है तो इसका मतलब हर एक पॉइंट पे, ईच एंड एवरी पॉइंट पर पैरेलल में, यहाँ पर देखना चाहो, यहाँ पर देखना चाहो, यहाँ पर देखना चाहो, जो आपके पास ईएमएफ आएगी वो एन ई ही होगी, क्योंकि पैरेलल में लगे हुए हैं। तो इसका मतलब अगर मैं एक ऐसा सेल डिज़ाइन कर रहा हूँ, ऐसा सेल डिज़ाइन कर रहा हूँ जो इस पूरे मिक्स ग्रुपिंग को रिप्लेस कर दे, तो वो कैसा सेल होगा, उस सेल को देख लेते हैं। वो सेल कुछ इस तरह का होगा, जिसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी इसके साथ जुड़ा हुआ होगा। ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर हो गया। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, जरा ये देख के बताओ। बताओ इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आया था आपके पास, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस वो आया था एन आर अपॉन एम। तो ये आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन आर अपॉन एम। मैं नहीं कह रहा ये बात आपने खुद सॉल्व करके देखी है कि एन आर अपॉन एम इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उस पूरे मिक्स ग्रुपिंग का। अच्छा ईएमएफ कितना होगा उसका जरा बताएं। ईएमएफ आपने यहाँ देख रखा एन ई, ये ईएमएफ होगा, ठीक है भाई। और ये आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब जरा इसकी बात कर लेते हैं। लेट अस सपोज कि इसमें से करंट कितनी निकल कर जा रही है, आई निकल कर जा रही है। तो आपको पता है करंट कैसे निकालते हो आप, करंट फ्रॉम द सर्किट। ये फ्रॉम छोड़ो, बस करंट लिख दो। करंट कैसे निकालते हो, जिसको आप आई कहोगे। करंट होता है टोटल ईएमएफ या फिर नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, बात सही है आपकी। जरा मुझे बताओ टोटल ईएमएफ कितना है, बताओ एन ई। टोटल रेजिस्टेंस, अब चूंकि इसके साथ ये सीरीज में लगा हुआ तो ये वाला प्लस ये वाला, तो आर प्लस एन आर अपॉन एम। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आई आपके पास कितना निकल कर आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो एन एम ई, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा तो एम आर प्लस एन आर, ठीक है भाई, ये हो चुका। तो ये आपके पास करंट की वैल्यू आ चुकी है मिक्स ग्रुपिंग में, एम्पियर में, ठीक है। कोई टफ नहीं है, बहुत इजी था, आप देख लो। बहुत सारी लैंग्वेज मिल सकती है आपको बुक में, मैंने भी अपनी तरह से लैंग्वेज लिख रखी है, आप अपनी तरह से लिख सकते हो, लेकिन काम की चीज़ वो यहाँ से स्टार्ट हुई है, ठीक है। अब हमारे पास करंट तो आ चुकी है, हमने ये भी देख लिया कि मिक्स ग्रुपिंग जो थी उसको रिप्लेस करके आपने एक सेम मटेरियल का एक सेल बना दिया, जिसके अंदर हमने इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट रखना पड़ेगा और ईएमएफ भी जो होगा वो ई इक्विवेलेंट होगा। हमने ये बना दिया या नहीं बना दिया, बिल्कुल बना दिया। तो ये हमने रिप्लेस करके बनाया उसको, उसकी जगह ये। अब हमारे पास ये आ चुकी है करंट एन एम ई अपॉन एम आर प्लस एन आर। अब शर्त ये है कि आपसे ये पूछ रहा था कि भाई ठीक है आपने ये कर दिया, अब मैक्सिमम करंट की कंडीशन बताओ। तो फॉर मैक्सिमम करंट, अब देखो मैक्सिमम करंट चाहिए मुझे।
करंट मैक्सिमम तब होगी जब नीचे वाली वैल्यू बहुत छोटी होगी, जितनी छोटी नीचे की वैल्यू होगी करंट उतनी ही ज़्यादा होगी। बस मैं मैक्सिमम करंट की बात करना चाह रहा हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि एम आर प्लस एन आर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए फॉर मैक्सिमम करंट। तो नीचे वाली चीज़ को बोलते हैं डिनोमिनेटर, फॉर मैक्सिमम करंट डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जिसकी वैल्यू क्या है देख सकते हैं आप यहाँ से, एम आर प्लस एन आर, एम आर प्लस एन आर शुड बी मिनिमम, ये वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसकी मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपने मिनिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, आप लिखोगे एम आर प्लस एन आर। अब देखिएगा मिनिमम वैल्यू कैसे करोगे, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आप अपनी तरफ से एम आर को रूट में लिख दो और इसका स्क्वायर लगा दो अपनी तरफ से। क्या स्क्वायर रूट को काट देगा, काट देगा, बात वो की वही है। इसी तरीके से आप इसके साथ करो, रूट एन आर और उसका स्क्वायर लगा दो। आपको पता है जब आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है तो आप उसको कह सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। कह सकते हो या नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं। तो आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो आप इसको क्या कह सकते हो, आप इसको कह सकते हो रूट, इसको आप एक काम करो, आप a प्लस बी की आइडेंटिटी ना बना के a माइनस बी की बनाओ, क्योंकि बात वो की वही रहेगी, तो आपको a माइनस बी की बनानी है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab ऐड कर दूं इसके अंदर। तब इसके अंदर माइनस का 2ab ऐड करूंगा तो फिर मुझे 2ab जोड़ना भी पड़ेगा ताकि रिजल्ट सेम रहे। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, फिर मुझे ये करना होगा कि अगर मैं इसकी जगह ये लिखना चाहूँगा पूरा का पूरा, तो फिर मुझे ये करना पड़ेगा कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर के बाद प्लस का 2ab। बचा या नहीं बचा, बिल्कुल बचा। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की एक आइडेंटिटी ये भी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। बस ये वाली आइडेंटिटी आप यहाँ रख दो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह आप कह सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब रूट एम आर ए की जगह काम कर रहा है माइनस रूट एन आर इसका होल स्क्वायर प्लस का 2 इंटू रूट एम आर रूट एन आर। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, इसकी जगह मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर की वैल्यू अब आपको चाहिए क्या, आपको ये चाहिए कि ये कम से कम मिले, मतलब ये वैल्यू छोटी से छोटी मिले। तो छोटी से छोटी के लिए परफेक्ट स्क्वायर 0 से छोटा तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब जब 0 से छोटा नहीं हो सकता और आपको ये वैल्यू छोटी करनी है तो आप इसको क्या कहोगे, इसको कहोगे फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या था आपके पास, एम आर प्लस एन आर, इसके लिए रूट एम आर माइनस रूट एन आर शुड नॉट बी लेस देन 0 as it is perfect स्क्वायर। मैंने ये लिखा कि भाई इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए ना आपको, जब मिनिमम वैल्यू चाहिए तो आप इसको मिनिमम कैसे करोगे, ये तो प्लस का है, इसको मिनिमम कैसे करोगे, अब ये 0 से छोटा तो हो नहीं सकता, जब 0 से जो छोटा नहीं हो सकता तो फिर 0 तो हो सकता है ना, तो इसको आप 0 के बराबर रखो। तो आप रखोगे रूट एम आर माइनस रूट एन आर इज इक्वल्स टू 0। जैसे आपने 0 के बराबर रखा तो ये टर्म हो जाएगी इधर जाके प्लस की रूट एन आर और इधर बचेगा रूट एम आर। ठीक है भाई, रूट एम आर, अब देखो रूट से रूट कटा तो एम आर इज इक्वल टू आ चुका है एन आर। एम आर क्या है बताओ, एम आर क्या है, एम आर क्या है अभी पता लगेगा एम आर क्या है। यहाँ से सिर्फ आर निकालो, एम आर इज इक्वल टू क्या था आपके पास एन आर, तो यहाँ से आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा एन आर अपॉन एम। मुझे बताओ आर क्या था आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस,
और एन आर अपॉन एम क्या था, ये था नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब आपको अगर मैक्सिमम करंट चाहिए सर्किट के अंदर तो इंटरनल रेजिस्टेंस का जो नेट है, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, वो आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर रखना पड़ेगा। तो आप ये वाली बात लिखोगे, फॉर मैक्सिमम करंट थ्रू रेजिस्टर कैपिटल आर, इसके अंदर मैक्सिमम करंट के लिए है द वैल्यू R should be equals to the net internal resistance। ठीक है भाई, मैंने क्या कहा, फॉर मैक्सिमम करंट थ्रू रेजिस्टर, रजिस्टर के अंदर आप अगर आपको मैक्सिमम करंट पास करवानी है, अब रजिस्टर आपको पता है कहाँ लगा हुआ था, रजिस्टर लगा हुआ था ये, इसके अंदर से मैक्सिमम करंट पास करवानी है तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू एन आर अपॉन एम दे रखी है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो तब मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी, अदरवाइज नहीं। ये वाली कंडीशन थी। तो ये वाली बात पूछ ली जाती है कि भाई कब होता है, फॉर मैक्सिमम करंट थ्रू रेजिस्टर आर शुड बी इक्वल्स टू द नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। बस बात खत्म हो गई। इतना सा आपका टॉपिक था और ये भी आपने फिनिश करवा दिया। एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं, हमने किया क्या है। हमारे पास था मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल, कहते किसको है, तो मिक्स ग्रुपिंग का मतलब ये होता है कि बहुत सारे सेल सीरीज में लगे हुए होते हैं और उन सीरीज को आप पैरेलल में कनेक्ट कर देते हो। तो आपने यही किया, आपने बहुत सारे ईएमएफ, सेम ईएमएफ के आपने सेल लिए जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम था और आपने उनकी एक ब्रांच बना ली, कनेक्ट कर लिया सीरीज में, और ऐसी सीरीजों को आपने फिर पैरेलल में कनेक्ट कर लिया। और पैरेलल में कितनी है, ये एम ब्रांचेस हैं। एम कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है भाई, तो ये सीरीज वाले जो ब्रांचेस थी पैरेलल में कनेक्ट हो गए, तो ये मिक्स ग्रुपिंग कहलाई। हमने कहा कि यार हमारे पास ये मिक्स ग्रुपिंग है, हम इसको रिप्लेस करके कोई एक ऐसा सेल बनाना चाह रहे हैं जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो इसके नेट इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा और जिसका ईएमएफ जो होगा वो इसके नेट ईएमएफ के बराबर होगा। तो जो सारा का सारा काम ये कर रहा है वो सारा का सारा काम वो खुद अकेला करेगा, ये होता है। तो हमने क्या किया, हमने कहा ठीक है इसको सॉल्व करते हैं। एक ब्रांच का ईएमएफ ई है तो पूरी ब्रांच का, सॉरी, एक सेल का ईएमएफ ई है और सीरीज में लगे हुए हैं ऐसे ही बहुत सारे सेल, तो पूरे ब्रांच का जो ईएमएफ होगा, नेट ईएमएफ जिसको बोलेंगे, उसमें ई प्लस ई ये एन टाइम्स जुड़ जाएंगे जिससे मिलकर के नेट ईएमएफ हो जाएगा एन ई। और जब इसका एन ई है और ऐसे ही बाकी ब्रांचेस लगी हुई हैं तो सबका एन ई आ जाएगा और ऐसी ऐसी एम ब्रांचेस लगी हुई हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास नेट ईएमएफ की बात। अब पैरेलल में ईएमएफ सेम है तो हर एक ब्रांच का सेम है, तो इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस पे भी ईएमएफ एन ई ही होगा। ये तो हमारी ईएमएफ की बात थी। इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है, और एन टाइम्स है तो टोटल कितना हो गया एन आर। और ऐसी ऐसी एम ब्रांचेस लगी हुई हैं तो एन आर अपॉन एम ये नेट हो जाएगा। ठीक है, बस यही किया हमने एन आर अपॉन एम का इंटरनल रेजिस्टेंस ले लिया और एन ई जो है नेट ईएमएफ ले लिया और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है लगा हुआ है वो अभी भी कैपिटल आर ही है। तब मैंने करंट देखा, टोटल ईएमएफ, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ ऊपर रख दिया, टोटल रेजिस्टेंस आपने नीचे रख दिया, तो हमारे पास करंट की वैल्यू ये आ गई। क्योंकि हमें मैक्सिमम करंट चाहिए तो हमने कहा कि मैक्सिमम करंट के लिए जो डिनोमिनेटर है, नीचे वाली टर्म है, वो सबसे कम होनी चाहिए, मतलब मिनिमम होनी चाहिए। अब वो जीरो भी नहीं रख सकते, जीरो रख दी तो करंट इनफाइनाइट हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। बस मिनिमम का जिक्र करेंगे। हमने कहा ये चीज़ मिनिमम होनी चाहिए। अगर ये चीज़ मिनिमम हो जाएगी तो हमने कहा ठीक है, इसके मिनिमम के लिए ये था, तो एम आर लिखा हुआ, एन आर लिखा हुआ, इसको रूट में करके मैंने इस तरह से दिखा दिया। इसका मतलब अब भी यही है। मैंने देखा ये ए स्क्वायर है प्लस का ये बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab कर सकता हूँ, मैंने कर दिया। ये आइडेंटिटी होती है। जैसे मैंने किया, फिर मैंने कहा कि भाई चूंकि मुझे ये टर्म मिनिमम चाहिए, मतलब ये सब मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम के लिए भाई ये जो होगा निगेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर, तो लेकिन ये जीरो हो सकता। तो मैंने कहा ठीक है, जैसे जीरो होगा तो यहाँ से निकल कर आया टोटल का टोटल ये कि भाई जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो। तो बात हमने वही कही कि फॉर मैक्सिमम करंट
through the resistor R should be equals to the net internal resistance. आप ये भी कह सकते थे external resistance should be equals to the net internal resistance. बात वो की वही निकल कर आती, लैंग्वेज में लिख दो, ये मैंने R लिख दिया, बाकी को मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस की फॉर्म में कह दिया। तो कोई दिक्कत है? किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपका सेल पूरा फिनिश हो चुका है। अब यहाँ से सिर्फ दो चीज़ें बचती हैं, वो बचता पावर, पावर का सब कुछ, दूसरा बचता है किरचॉफ लॉ और उसके एप्लीकेशन, बाकी खत्म चैप्टर। तो जितनी जल्दी हो सकता है मैं जल्दी से पावर खत्म करा देता हूँ। पावर में भी ऐसे छोटे छोटे 5 लेक्चर बनेंगे, पूरा का पूरा पावर खत्म हो जाएगा, उसके बाद किरचॉफ आ जाएगा, किरचॉफ में फिर मजा आ जाएंगे, डिवाइसेज आ जाएंगी, उनको पढ़ लेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। आप शेयर कर सकते हैं, मैं शेयर नहीं कर सकता, रीज़न आपको अच्छे से पता। थैंक यू सो मच।